देश में किसी भी नागरिक का जी मुख्य रूप से दो तरह का कर्तव्य होता है। जी किसी भी नागरिक का मुख्य रूप से दो तरह का कर्तव्य होता है। पहला व्यक्तिगत कर्तव्य और दूसरा समाज के प्रति कर्तव्य। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक हेल्दी डिबेट करते हैं। जी आप ये नहीं कि ये यहाँ लगा दिया यहाँ लगा दिया। आप लोगों की बातों को सुनते हैं और एक जो है हेल्दी डिबेट करते हैं। जी तो किसी भी देश में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से दो तरह का कर्तव्य होता है। पहला व्यक्तिगत कर्तव्य और दूसरा सामाजिक कर्तव्य। मतलब हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और हमारा अपना इंडिविजुअल क्या कर्तव्य है। इंडिविजुअल कर्तव्य हमारा ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, उनको सही संस्कार दें और अपने नात हित रिश्तेदारों का ख्याल करें। ये हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। लेकिन सामाजिक कर्तव्य क्या है कि हमारे समाज में, हमारे अगल बगल कोई भी गलत कार्य हो रहा है, अपराध हो रहा है या गलत तरीके से, मान लीजिए सड़क सही नहीं बन रही है, रोड सही नहीं बन रही है, नालियाँ सही नहीं बन रही है, हमारे जो है क्या कहते हैं कि जो फंड है वो हमारा ही पैसा है, हमारे टैक्स के पैसों से सरकार जो है फंड रिलीज करती है। तो हमारा ही जो पैसा है उस पर जो है क्या कहते हैं, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। सही हो रहा है तो हम अप्रिशिएट करें और गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध करें। लेकिन आज जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है, एक जो सोच डेवलप हो गई है कि हम अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों को तो पूर्णतः निर्वहन करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारा सामाजिक कर्तव्य है, समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व को मुश्किल से कुछ गिने चुने लोग निभाने का काम करते हैं। क्यों कि हम ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारा तो पेट भर रहा है, बाहर में हमें क्या लेना देना। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मिनट भाई साहब, बोलने दीजिए, बोलने दो। आप जो चाहते हो सही करते हो, बात तो गलत नहीं करते हो। सादर प्रणाम आपके चरणों में। आप एक मिनट भैया बोलने दो। देखिए ऐसा है, एक छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे मान लीजिए कि आपकी बहुत मतलब पुरानी मतलब पैतृक या विरासत में मान लीजिए कोई जो है, आपके पिताजी भी ज्वेलरी का काम करते थे, आपके दादाजी भी सोनार का ज्वेलरी साहब का काम करते थे, आप वो भी करते चले आए। लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपका वो बिजनेस बूम पे पहुंचेगा, अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो क्या करेंगे आप? आजकल जो ट्रेंड बन गया है, देखिए छोटा सा एक थ्योरी आपको बता दूं, एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पादन चक्र के 5 स्टेज। पहला इंट्रोडक्टरी, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी, और नहीं इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी और बूम के बाद रिसेशन। समझिए। तो क्या होता है कि यदि आप बूम पे पहुंच गए, मतलब खूब दबा के, उस समय उससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, आपके कमाई का चरमोत्कर्ष, आपका बिजनेस का प्रॉफिट का चरमोत्कर्ष है। उस समय यदि अपने आप को आप डाइवर्सिफाई नहीं किए, मैनेज नहीं किए, अपने अहंकार को दबाने की कोशिश नहीं किए, तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, आप रिसेशन में आ जाएंगे। और यही हाल कांग्रेस की है। कांग्रेस बूम पे पहुंचते ना बूम पे पहुंच गई, लेकिन जब कांग्रेस बूम पे पहुंची तो कांग्रेस को घमंड आ गया कि अब तो हमारे अलावा इस देश पे कोई राज करने वाला नहीं है। और कांग्रेस ने अपने अहंकार को अंदर, अपने यहाँ जो अहंकार है ना, यहाँ इसको यहाँ नाभि में यहाँ तक दबा करके नहीं लाए। अपने जो है क्या करते, अपने अंदर अपनी पार्टी को डाइवर्सिफाई करने का काम नहीं किया, संगठन को डाइवर्सिफाई करने का काम नहीं किया। मतलब इसलिए कांग्रेस आज बूम, रिसेशन तो छोड़िए, रिसेशन के माइनस के जो बराबर पे है, माइनस के कगार पे है। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि जो है, जैसे मान लीजिए कि जो इससे पहले मैं बोल रहा था कि मान लीजिए आपके पास खूब पैसा हो गया तो आप क्या करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैतृक को अपने खुद संभालते हैं और एक कोई रेस्टोरेंट खोल देंगे, कुछ और यूनिट लगा देंगे और वहाँ मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं। आजकल तो कैमरे का युग है, सब कुछ कैमरा में दिख रहा है, बैठे बैठे यहाँ से देख रहे हैं। लेकिन सर, भले ही सारा कैमरा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो आप यूनिट, जो उद्योग या जो भी बिजनेस आपने दूसरा वाला लगाया हुआ है, आप दिन भर अपनी ज्वेलरी की शॉप पे बैठेंगे और शाम को उसको बुलाएंगे या वहाँ जाएंगे, भैया कितना परचेज किए, कितना बिक्री हुई, फिजिकली भी आप जो है उसको मॉनिटर करेंगे। उसका एक सवाल है, खत्म कर रहा हूँ सर, 30-40 सेकंड में। फिजिकली भी जो है क्या कहते हैं, आप उसका रिपोर्टिंग लोगे। लेकिन वही यदि आप मान लीजिए आप साल भर उसको छोड़ दीजिए, साल भर कोई रिपोर्टिंग नहीं लीजिए ना, तो क्या होता है, बेच खा जाता है। मैनेजर जो है, मैनेजर को लगेगा कि मेरा मालिक तो हमको पूछ ही नहीं रहा है, अब हम अपने हिसाब से इस धंधे को चलाएं। समझिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा है कि जो हम प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक या सांसद चुनते हैं, हम एक एक वोट से चुनते हैं। वो हमारा जैसे जिस हिसाब से हम अपने दूसरे बिजनेस के लिए मैनेजर रखते हैं, उसी हिसाब से अपने दूसरे काम के लिए
जो हमारी दूसरी जिम्मेदारी है, मैंने कहा कि व्यक्तिगत दायित्व और सामाजिक दायित्व, तो हमारे जो सामाजिक दायित्व के लिए, सामाजिक दायित्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए, समझिए कि जो हमारे क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे कि हमारा यहाँ विकास हो, हम मांगेंगे नहीं, हमको नाली चाहिए, सड़क चाहिए, ये चाहिए। अब एक आदमी संसद में थोड़ा जाएगा मांगने, कोई प्रतिनिधि जाएगा ना मान लीजिए मांगने। तो उसी हिसाब से कहने का मतलब यह है कि जिस हिसाब से हम जो है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन मालिक मैं ही उसका, हमने उसको चुना है, जैसे हमने अपने दूसरे धंधे के लिए मैनेजर चुना है। तो कहने का मतलब है जब हम अपने प्रतिनिधि का रिपोर्टिंग डे टू डे या रुक करके नहीं लाते रहेंगे, हम 5 साल तक उसको छोड़ देंगे कि भैया हमको कोई मतलब नहीं है, और तो बेची खाएगा ना, वो फंड को तो बेची खाएगा ना। कहने का मतलब ये लोग ये सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो मान लीजिए व्यक्तिगत, जैसे मैनेजर वाला है, होटल वाला है, तो व्यक्तिगत ये है, तो ये तो इसका 100% का प्रॉफिट हमारे ही खाते में आ रहा है, इसलिए 100 का 100 आ रहा है, तो इसलिए हमें इस पर केयर करना चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए लोकसभा का सदस्य है, तो 1 लाख पॉपुलेशन में हो रहा है, तो आप कितने परसेंट ओनर हो? 1/1 लाख के ओनर हो। लोग सोचते हैं यार 1/1 लाख में हमारा कितना हिस्सा आएगा, भाड़ में जाए यार, हम अपना ही संभाल लेते हैं। ये लोग नहीं करते, इसीलिए क्या है, आज जो है उस हिसाब से डेवलपमेंट जो दिखना चाहिए वास्तव में वो नहीं है। तो इसमें ये डेवलपमेंट, वास्तविक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ नेता की गलती और राजनेता या पार्टी की गलती नहीं है, हमारी गलती है, हम हर नागरिक की गलती है। पहले अपनी सोच को बदलिए, फिर देश बदलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोस्पेक्ट इन योरसेल्फ, आफ्टर दैट कमेंट ऑन एनीबॉडी। समझ रहे मेरी बात को? इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये मैंने एक समाज को आईना दिखाने के लिए जो हमारा व्यू था मैंने बोला। अब आगे आपका सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि आज इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई है जी, लोकसभा को लेके, तो आपका क्या कहना है कि 7 चरणों में होना है जी। 1 जून की लास्ट डेट है, 19 अप्रैल से स्टार्ट है जी, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा जी। तो आप किसको जिताना चाह रहे हैं? नहीं तो आज किसकी सरकार को लिए आप देखिए, ये तो जग जाहिर है ना। मैंने कहा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। आज कांग्रेस पार्टी और जितने विपक्षी गठबंधन है, इनकी न तो नीति सही है और न नियत सही है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कि केजरीवाल ने बोला कि जो है क्या कहते हैं, एक जब ये जो है आंदोलन कर रहे थे तो क्या बोले, इन्होंने कहा कि जो है राजनीति में आने से पहले वो कहते थे देश में बहुत भ्रष्टाचार है। पहले पूरी लाइन सुनिए, इसी में सारा आपको लबोलुआ मिल जाएगा। थोड़ा गला बैठ गया है। कि राजनीति में आने से पहले वो कहते थे देश में बहुत भ्रष्टाचार है, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद वो डाल लिए सारे वादों का अचार है, वो डाल लिए अपने सारे वादों का अचार है। बोले थे कि जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले जन लोकपाल कानून बनाएंगे, और इसी जन लोकपाल कानून के लिए आंदोलन किए थे। कहाँ गया लोकपाल कानून? तो राजनीति में आने से पहले वो कहते थे देश में बहुत भ्रष्टाचार है, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद वो डाल लिए अपने सारे वादों का अचार है। और वो कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास घोटालों की फाइल है। वो कहते थे, पन्ना ऐसे पलटते वो कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास घोटालों की फाइल है। पर जनता क्या समझती थी? असल में उन्होंने समझ लिया, असल में उन्होंने बना लिया अपनी राजनीतिक लड़ाई का मिसाइल है। ये वक्तव्य दे करके उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई का मिसाइल बनाया, जनता के हित की बात नहीं सोची। कि वो कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास घोटालों की फाइल है, पर जनता क्या समझती थी? उन्होंने बना लिया इसे अपनी राजनीतिक लड़ाई का मिसाइल है। और जनता के भावनाओं का बना लिया उन्होंने राजनीति का हार है। जनता के भावनाओं का बना लिया उन्होंने राजनीति का हार है, पर जनता क्या समझती थी? असल में उनका क्या व्यवहार है? आप बताइए। एक रिक्शे वाले ने, ठेले वाले ने, रेडी वाले ने अपना पेट काट करके केजरीवाल जी को ऑटो वालों ने चंदा दिया कि ये गांधी की बात कर रहे हैं, ये ईमानदार राजनीति की बात कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में कोई पूर्णतः ईमानदार राजनीति करने वाला है, दिल्ली को पूरा बदल के रख देगा। और जो है ये भावना लेकर के
लोगों ने चंदा दिया इसको, और आज दिल्ली की जो है काया बदलने के दिल्ली की जो है काया जो है सुधार करने के बाद काया सुंदर करने के बजाय आज दिल्ली को इन्होंने गर्त में डालने का काम किया। जिन बच्चों के हाथों में किताब पकड़ाना चाहिए था, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ाने का काम किया। जिन आज ये बताइए, आप जो है आप यदि फ्री देना चाहते थे तो आप एक पे, जैसे इन्होंने क्या किया, पॉलिसी बनाई, एक बोतल पे एक बोतल फ्री, एक क्वार्टर पे एक फ्री, एक अद्धा पे एक फ्री, जो ले जाइए उस पे सब पे एक फ्री। आपको फ्री देना था तो नर्सरी से लेकर के और 10th तक जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो हमारे प्रौढ़ावस्था में बच्चे हैं, हमारे अभी जो छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए उनके लिए कोई ऐसी स्कीम बनाते कि उनको उनके घर वालों को एक पैकेट पे एक पैकेट दूध फ्री देने का काम करते, तो उनका बौद्धिक विकास होता। आपको यदि फ्री देना था तो पढ़ाई की किताबें, जो मिसलेनियस किताबें हैं, एक किताबों पे एक किताब फ्री देने का काम करते, तो मानता आपने सही किया। आपको यदि कुछ क्लासिफाइड करना ही था, आपने ठेकों के लिए क्या किया, लेडीज के लिए अलग ठेका, जेंट्स के लिए अलग ठेका, पिंक और ग्रीन इस तरह का इन्होंने कर दिया। आपको क्लासिफाइड करना था तो आप अपने अस्पतालों में लेडीज के लिए अलग वार्ड का व्यवस्था करते और जेंट्स के लिए अलग वार्ड का व्यवस्था करते, लेडीज के लिए अलग लेडीज के लिए अलग डॉक्टर, जेंट्स के लिए अलग डॉक्टर। तो मैं मानता है आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन आप भी कांग्रेस के तर्ज पे चल पड़ चुके हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से लगभग 60 सालों में देश को लूटा, आप भी लूटने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, यह जो है क्या कहते हैं कि आंदोलन में कांग्रेस को क्या क्या नहीं कहते थे, चोर पार्टी है, यह देश को लूट डाली, और आज उसी से जाके गठबंधन कर लिए, आज उसी पार्टी से जाके गठबंधन कर लिए। देखिए, या तो आप अपने आप को कहिए कि हम थोड़ा बेईमान हैं और हम भी थोड़ा भ्रष्ट हैं, लेकिन आप तो अपने आप को कहते हो मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरे सर, कट्टर ईमानदार होने के लिए कट्टर कहने की जरूरत नहीं है। एक रिसर्च आपको बता दूं, कभी आप किसी भी उस पर कर लीजिएगा, 2 लाइन में एक मेरा रिसर्च है, और मैं चैलेंज करता हूं, यदि कोई गलत साबित हो जाए तो वहां करके मुझे जूता मारे या जो कहेगा उसकी गुलामी कर लूंगा। जो व्यक्ति बार बार अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति घोषित करता हो या बार बार अपने आप को राजा हरिश्चंद्र घोषित करता हो, वो सबसे बड़ा बेईमान होता है, वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। मैं रिसर्च करने के बाद इन लाइनों को लिखा हूं, व्यवहारिक रूप से रिसर्च करने के बाद लिखा हूं सर, समझ रहे? इसके लिए वो जरूर नहीं। आज बताइए, मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हो रहे थे तो यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, भगत सिंह जिंदाबाद, हम क्रांतिकारी हैं, हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, डरने वालों में से नहीं। आप बताइए, जब आप भगत सिंह के फॉलोअर हैं, आपको ईडी सिर्फ पूछताछ के लिए तो बुला रही थी, पूछताछ के लिए तो बुला रही थी, सांझ को आज क्या आप चले जाते। आप जब कह रहे हो भगत सिंह के फॉलोअर हैं, तो एक प्रसंग याद दिलाता हूं सर आपको। जब हमारा देश गुलाम था, तो अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ने, जब देश गुलाम, कोई नहीं है सर, हम भी नहीं है, भगत सिंह जैसी कुर्बानी जो है तो क्यों लाया? केजरीवाल ने बोला ना भगत सिंह के फॉलोअर हैं, वो तो अपने डर के लिए किया। सुनिए, आप एक प्रसंग याद कीजिए सर, जब अंग्रेजों की असेंबली में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जो हमारे आजाद और तमाम जैसे महान क्रांतिकारी बम फेंकने का प्लान बना रहे थे, तो भगत सिंह ने कहा कि हम बम ऐसी जगह फेंकेंगे जिससे न तो किसी भी अंग्रेज को या किसी को भी न तो क्षति होगी, न तो चोट लगेगी और न उसकी हत्या होगी। तो ये बात सुनकर के चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि तब तो हम लोग भगदड़ में, भीड़ की भगदड़ में आसानी से भाग जाएंगे। भगत सिंह ने कहा हम भागेंगे नहीं, हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, हम अपनी देश के आवाम और अंग्रेजी हुकूमत को बताएंगे कि हम जो कुछ भी किए हैं सोच समझ के किए हैं, और वही किया उन्होंने। लेकिन जब भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी अपने साथियों के साथ, तो क्या किया, अंग्रेजी हुकूमत के कान हिल गए सर, जब जज ने पूछा कि तुमने बम फोड़ा, लेकिन बम ऐसी जगह क्यों फोड़ा कि जिससे किसी को क्षति नहीं हुई, तुम किसी की मृत्यु क्यों नहीं चाहते थे, आखिर तुम करना क्या चाहते थे? तो भगत सिंह ने कहा कि ऐसा है, हम इंसानी जीवन की कदर करते हैं, हमारे लिए सिर्फ हिंदुस्तानी इंसान नहीं है, हमारे लिए पूरे विश्व के मनुष्य, बीरो विश्व के लोग हमारे लिए इंसान है। तो हम किसी अंग्रेज की हत्या करना नहीं चाहते थे। हाँ, एक्चुअली अंग्रेजों की जात बहरी है, अंग्रेजी हुकूमत को सुनाई नहीं पड़ता है बूथ बोलने से, उसके लिए धमाका करना पड़ता है। अंग्रेज को जो है धमाका करेंगे तब उसकी कानों में आवाज गुंजेगी, इसलिए हमने सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाने के लिए धमाका किया। आप कहते हो हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, भगत सिंह तो सर आज़ादी का सपना देखे थे, लेकिन गलत रास्ते पे आज़ादी प्राप्त करने का सपना नहीं देखे थे। भगत सिंह ने कभी यह नहीं सोचा कि हम जो है, ये सोचा कि हमें दुल्हन चाहिए,
लेकिन गलत रास्ते पे दुल्हन को प्राप्त करने का कभी मन में नहीं सोचा, चाहे दुल्हन के साथ आनंद ले पाए या ना ले पाए। यहाँ दुल्हन का आने का मतलब आज़ादी है। समझ रहे मेरी बात? अंतिम लाइन कहना चाहता हूँ, जब वो भगत सिंह कभी भी अपने मतलब जो है असत्य के साथ समझौता नहीं किए, लड़ते गए, देश के लिए शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, और आज आप कहते हो हम भगत सिंह के पालव जाकर के भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला लिए, जाकर के जिन पार्टियों को कोसते थे उनसे हाथ मिलाए और कहते हो भगत सिंह के पालव। अरे भगत सिंह की आत्मा भी तुम्हें कोस रही थी। तुम भगत सिंह के पालव तो छोड़ो, भगत सिंह का नाम ले लेना नहीं हो केजरीवाल, तुम भगत सिंह का नाम ले लेते लायक तो नहीं हो। भाई कोई ना मोदी ने लाइक है उसके लिए, मोदी है लाइक उसके भगत सिंह का बराबरी करने वाला। कौन बराबरी कैसे? सुनिए, अरे मैं तो हूँ, जो मैं तो कह सकता हूँ ना, मैं तो नाम ले सकता हूँ। थोड़ी सी आगे चले जाइए, जिनके ये चमचे हैं ना, उधर हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, 70 सालों में कभी भगत सिंह जी का नाम लिया गया? बिल्कुल। किसके नाम पे सड़कें हैं? किसके नाम पे सड़कें हैं? अकबर, हुमायूं, बाबर, गांधी, इंदिरा, किसके नाम पे? राजीव नाम पे सड़कें हैं। कभी किसी भगत सिंह नाम पे सड़क हुई? सुनते रहिएगा। अगर केजरीवाल इतना बड़ा फैन होता तो ये सड़कों का नाम क्यों नहीं चेंज कर रहा है? अकबर, हुमायूं, बाबर क्यों नहीं चेंज कर रहा? अगर इतना बड़ा केजरीवाल भक्त है उसका। सुनते रहिएगा सर, सुनते रहिए, मेरी सुनते रहिए। और उस केजरीवाल की बात कर रहे हैं सर, देखो मैं उसका नाम भी लेते हुए मेरा मुंह से पाप ही एक तरह से, जो अपने बच्चों को खा गया, जो अपने बच्चों की झूठी कसमें खा गया, वो आपका क्या सगा होगा मेरे भाई? और सुनते रहिएगा, अभी मेरे सुनते रहिएगा। जो अपने बच्चों के गिरगिट, आप सोचे अपने बच्चों की कसम, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। और वही केजरीवाला, मैं तो केजरीवाल नहीं बोलूंगा, मैं खुजली वाला बोलूंगा उसे, कि समझ रहे हैं? जो एक सिर्फ इतने से तिनके के लिए किसका हाथ पकड़ रहा है? जिन्होंने 70 साल हमारे बर्बाद करे, जिन्होंने बोला, सुनिए, वो एंटीरियो थी ना, वो सोनिया, कि राम काल्पनिक है, समझ रहे हैं? उनने ही राम सेतु का काम करवाया, तोड़वाया। सुनते रहिएगा। अरे मेरे भाई, किस सोच में जी रहे हो? हनुमान जी का टिक्का लगा के हनुमान भक्त नहीं बनता इंसान, समझ रहे हैं? उनके जैसा एक थोड़ा क्या उनके करीब तो जाओ, टीका लगाने से कोई भक्त नहीं बनता, समझ रहे हैं? और जो उल्टा जनेऊ पहनते हैं, जो सावरों में मीट खा रहे हैं, जो कहते थे हम प्याज लहसुन नहीं खाते, जो सावरों में मीट खा रहे हैं, बाड़े में आके चिकन की पार्टियां कर रहे हैं, तो क्या भाई साहब किस बात का है? हिंदुत्व को खत्म करना है, ये करना है, वो करना है, आप उनको कर रहे हो। मैं तो भाई साहब देखिए 2009 के, देखिए मोदी जी का मैं आपको बताता हूँ कमाल क्या है, मोदी जी ने क्या फ्री करा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई साहब, और आप भी नेता बन सकते हो। कैसे? 2009 के अंदर 7 करोड़ रुपए की टिकट थी कांग्रेस की, 2019 के अंदर 10 लाख पे आ गया। आज तुम्हें फ्री बांट रहा है, टिकट तो ले लो मेरी, कहीं से तो खड़े हो जाओ भाई, समझ रहे हैं? ये मोदी जी की पावर है। और जो कह रहे हैं ना, जब मुख्यमंत्री बने सर, एक तथ्य बताना चाहता हूँ, 49 दिन की सरकार चली थी ना केजरीवाल की जी, पहली बार मुख्यमंत्री बने, 49 दिन की सरकार चली, और 49 दिन की सरकार चलने के बाद बोले कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कि ये कांग्रेस ने जो हमको समर्थन दे करके हमको मुख्यमंत्री बनाया, ये हमको काम करने नहीं दे रही है, हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है, और आज किस बात पे वो काम करने देगी तुम्हें? देखिए अब उन चमचों को तो मैं कुछ नहीं कर सकता जो 200 यूनिट में बिके हुए हैं, उन चमचों को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली वाले सब बिके हुए हैं। मैं आपको बात ही नहीं कर रहा भाई, आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? सुनो सर, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, सुनिए, अरे मैं भावना दिल्ली में सिर्फ उधर ही लगाए हुए नहीं आप भी बोलो सर। अरे उधर ही भावना है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, सुनिए, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आज भी मेरे घर का ना एसी चल रहा है, सुनो ना, मेरे घर का एसी चल रहा है, सुनो ना, मेरे घर का एसी चल रहा है ना, मेरे घर का कुछ चल रहा है, तब भी 2223 रुपए बिल आया है। सुनते रहिएगा, ये किसको फ्री दे रहा है ये हम भी जानते हैं, समझ रहे हैं? ये वक्फ बोर्ड को तो 100 करोड़ रुपए कुछ आ रहा है, मंदिरों से 10-15% टैक्स ले रहा है, उसकी बात कर रहे हो भाई? एक बार इनको जवाब देने दी। आप बोलिए सर, बोलिए सर, आप बोलिए। का जवाब दूं, बोलो। अब तुम आप कह रहे थे बोलना आपने, तुम अभी कह रहे हो, हमसे पूछो, तुम अभी कह रहे हो ना, उसने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दिया, वो सही था? सिर्फ मोदी सारे काम अच्छे कर रहा है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा। अच्छा इनसे एक भी पूछो, सुनिए 2004 के अंदर जब वाजपेयी जी छोड़ के गए, ये जो कहते हैं ना कि महंगाई महंगाई, 2004 के अंदर जब वाजपेयी जी छोड़ के गए तो भैया सिलेंडर का रेट मैं आपको बता सकता हूँ, 377 रुपए। सुनते रहिएगा, जब वो रिमोट प्रधानमंत्री था, जो समझ रहे हैं, रिमोट छोड़ के गया, तो उसका जाइज 777 रुपए रेट हुआ। सुनते रहिएगा, मैं आपको गिनवा रहा हूँ। जो पेट्रोल वाजपेयी जी छोड़ गए थे 32 रुपए 73 पैसे। ना यार सही आंकड़ा, 36 रुपए कुछ पैसे। चलो सर 36 रुपए कुछ पैसे, यहाँ पे छोड़ के गए 77 रुपए 78 रुपए छोड़ के गए, समझ रहे हैं? 10 सालों के अंदर कितने बड़े? 40 रुपए। सुनते रहिए, सुनते रहिए। और अगर एक आप बात बताइए, अगर मोदी जी ने 10 सालों के अंदर 10 रुपए बढ़ा दिए, मैं आपको बताता हूँ भाई, 2013 से पहले हमारे पे 3 एम्स थे,
जी सुनते रहिएगा। आज 21 हिंसा है, जिसकी 4 दिन पहले मोदी जी हरियाणा में उद्घाटन करके आए। उद्घाटन मतलब अपना एक रायबरेली में भी उद्घाटन किया। बिल्कुल करा है सर, सुनिए हाँ। सुनते रहिएगा। अब हमारे कितने एम्स हो चुके हैं? 21। आज हमारा आईटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हमारा आज पहले नंबर पे हम आईटी के सेक्टर में हैं। सुनते रहिएगा, ठीक है भाई इतने जुमले का फेंक रहे हो, क्यों सर? बहुत जुमले हो रहे हैं। चलो जुमले हो रहे हैं, सुनो सुनो, आप बोलिए, सुनिए, वाली सरकार के जुमले ही होंगे। सुनो, आप बोलिए सर, आइए सर, आप आइए ना। सुनो वाली सरकार तो भाई, जुमले फेंकेगी। जुमले हो रहे हैं, मैं आपको गूगल करके दिखा सकता हूँ। खंडन करते हैं। सुनो, मैं आपको गूगल करके दिखा सकता हूँ। जुमले मतलब सर इधर आइए, मैं आपको गूगल करके दिखा सकता हूँ। आज आईटी सेंटर के अंदर हम पहले नंबर पे हैं, समझ रहे हैं? आज 14 लेन के एक्सप्रेस वे भी जो जुमले लगेंगे। ये चमचे हैं फिरोज खान के पोते के, जो 56 साल का है, 4 साल बाद उसकी पेंशन है। आज भी युवा उसको बताते हैं, समझ रहे हैं? वो 56 साल का युवा नेता, 4 साल बाद पेंशन, हाफ टिकट हो जाएगा, वो कभी पास नहीं होगा। 100 बात की एक बात है, वो चमचे हैं। उन्हें आज भी लग रहा है कि बैल दूध देगा, पर बैल दूध नहीं देगा भाई। देखिए 2 लाइन में भविष्यवाणी कर देता हूँ, फिर मैं निकल रहा हूँ। 2 लाइन में भविष्यवाणी है। सब्जियों के रेट कांग्रेस के टाइम के अंदर अगर लोगों को याद हो, भाई साहब अब जो है आलू के 2.5 किलो और 5 किलो के भाव बताते हैं। बाबूजी 50 रुपए के 5 किलो, पहले आपको पता होगा 80 रुपए 100 रुपए किलो। वही सब्जी बैंगन तक जो है रेडी वाले आते थे गली के अंदर, किलो का भाव नहीं बताते थे, पाव के भाव बताते थे। बाबूजी 25 रुपए पाव देता हूँ बैंगन, चलो 20 दे दूंगा। करेला पूछो बाबूजी 25 रुपए, कोई सब्जी साली अगर बताओ अगर 25 रुपए और पाव के भाव। उन्हें टमाटर, एक मिनट, आपके टाइम नहीं बोले टमाटर, हाँ टमाटर कहते थे बाबूजी, थोड़ा सी बाबूजी की औकात देख लेते थे। सिर्फ 100 ग्राम बाबूजी सिर्फ जो है उसके लिए लेके जाया करते थे, सिर्फ 100 ग्राम। और आज जो है 20 रुपए और 30 रुपए किलो टमाटर जो है लोग लेके आते हैं। बताइए दूध, वो भाई साहब छोड़ के चले गए, उन्होंने दूध का नहीं बताया। वाजपेयी जी के टाइम के ऊपर दूध जो है यही अमूल वाला 28 रुपए लीटर था, और आज जो है क्या रेट है आप देख लीजिए, 68 रुपए लीटर। हर साल 3 बार मदर डेयरी बताती थी, और उसके बाद जो है वो अमूल बढ़ाता था पहले, और बाद में ये जो मदर डेयरी बढ़ा देती थी है। और आज जो है देख लिए वही जो मिल्क है जो है 68 रुपए हो गया। महंगाई का ये दालें आप देख लो, आप इधर आ जाइए ना भैया, इधर को आ जाइए आप। दालें, उसके बाद दालों के सब्जी के बाद आ जाओ। अरहर की दाल 180 रुपए किलो थी कि नहीं, बताओ मुझे। सरसों का तेल 180-90 रुपए किलो था, वो लीटर था कि नहीं, आज 110 और 120 है। बताइए कितने, जब से ये सरकार है बताओ, अगर 120, अगर 130 पहुंच जाएगा, फिर 110 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा। मूंग की दाल 170 रुपए किलो थी। अरे और तो और छोड़ो, चने की दाल जो आज साली 60 रुपए और 65 रुपए किलो है, वो 120 और 130 रुपए किलो थी। अगर ना हो तो मुझे बोलो। है दालों के ऊपर, दूध के ऊपर आपको बताया, सब्जियों के पाव के रेट बोलते थे। महंगाई आज जो है ऐसी कंट्रोल की हुई है। अब क्यों नहीं महंगाई होती, वहीं के वहीं है। अब साल में एक दफा ये और आ गए, साल में आप बम क्यों नहीं फटते? इधर को आप बम क्यों नहीं फटते? जी जी, आज लिखा होता था यहाँ हाथ मत लगाइए, यहाँ बम फट सकता है। आज हमारे सैनिकों पे क्यों नहीं बम, आज पत्थरबाजी होती, सीधा माथे पे गोली है। जी जी, समझ रहे हैं? सीधा माथे पे गोली जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा लाश को। ये है मोदी जी की पावर, जो 14 लेन के एक्सप्रेसवे। सुनिए, अभी तो सर आप 2024 की बात मत करिए, 2029 की बात करिए। योगी जी क्या लेकर आ रहे हैं, फिर बात करेंगे। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, इंडिया गठबंधन की गांठ, इंडिया गठबंधन की गांठ, निर्मला सीतारमण, इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है। पहले पूरी लाइन सुनिएगा। इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है, और जनता के सामने इनके असलियत की पोल खुलती जा रही है। पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी पप्पू को एक भी सीट। पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी पप्पू को एक भी सीट, और वहीं जाकर यूपी में बबुआ ने भी थमा दी 80 में से 17 सीट। जो बोई थी अब तक नफरत, वो प्यार कहाँ से पा पाएंगी? जो बोई थी अब तक नफरत,
वो प्यार कहाँ से पा पाएंगी। और राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं ना, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं जगह जगह। न्याय यात्रा एक निकाली सेकंड थी उन्होंने। बता रहा हूँ, नहीं मोहब्बत की दुकान भी खोल रहे हैं। जी जी जी। कई सारे आउटलेट खोल चुके हैं कि जो बोई थी अब तक नफरत, वो प्यार कहाँ से पा पाएंगी। और कितना भी कर लें, कितना भी कर लें, वो मोहब्बत की बातें फिर भी 24 में भाजपा ही आएगी, फिर भी 24 में भाजपा ही आएगी। ये भविष्यवाणी नोट कर लीजिएगा।